हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है वो हम समझेंगे विस्तार से। फिर उसके बाद हम घटना चक्र में जितने भी पीवाईक्यू दिए हुए हैं वो करेंगे। तो ये क्लास यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए और लोअर पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हमारी लास्ट की वीडियो किसी ने नहीं अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए उन पे और आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ये आज हमारी 5वीं क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हमारी क्या है ये समझेंगे हम विस्तार से। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिसमें प्रमुख है संरचनात्मक शासन प्रणाली और एक है हमारा एकात्मक यूनिटरी सिस्टम जैसा बोलते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यवहार्यता, कार्यपालिका, विधायिका संबंध के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में हो सकती है। मतलब कि एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो सकता है और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो भी हो सकता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन आता है कि राज्य जो हमारा स्टेट होता है यानी जो देश होता है उसके जो एलिमेंट हैं, मेन एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो जनसंख्या होती है और एक हमारा टेरिटरी यानी भूभाग होता है और एक सरकार या सत्ता, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सत्ता, ये चार हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, कोई दे देगा इनसे अलग कोई भी चार चौथा। तो संप्रभुता, सोवर्निटी, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं स्टेट के। उसके बाद है किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, यानी कि सुपर में इंसान की जो सुपरमेसी यानी कि जो उसके डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, स्वतंत्रता होती है, किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेता, तो उसे हम कहते हैं सोवर्निटी। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता। अगर ये नहीं है तो फिर वो स्टेट नहीं कहलाया जाएगा। 1947 में जब हम आज़ाद हुए उससे पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश संप्रभु नहीं था। उस टाइम पे हम क्या थे, सोवरेन नहीं थे, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था। ठीक है। कौन था वहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन का शासन था 1858 से। ब्रिटिश क्राउन यानी उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर यही ब्रिटिशर्स वहाँ पे रूल कर रहे थे। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। संसदीय का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और फिर वो पीएम को इलेक्ट करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, यानी कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं इसे। ये हमने इंग्लैंड से लिया है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। ये कार्यपालिका को अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है। ये क्या होती है, संसद के प्रति कार्यपालिका जो काम करती है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो क्या होती है, संसद को जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी है उसकी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो शासन प्रणाली है संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम क्या है, संविधान है हमारा। अगर संसद कोई गलत कानून या कोई किसी तरीके का कानून बनाती है जो जनता के खिलाफ हो, तो उस पर क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर इंग्लैंड में हम देखें तो इंग्लैंड में जो सुप्रीम है वो वहाँ की संसद है, वहाँ की पार्लियामेंट है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त बहुमत तक बना रहता है। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मतलब सरकार, एक तरीके से सरकार, एग्जीक्यूटिव, उसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति, सब लोग आते हैं। तो वो तब तक यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक लेजिस्लेचर में, यानी कि संसद में उनका लेजिस्लेचर जो है उनका बहुमत है, यानी कि उनके पास मेजोरिटी है, तब तक वो बने रह सकते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्यों को संवैधानिक रूप में बांटा गया है, यानी कि राज्यों में भी सरकार होती है और सेंटर में भी।
ये सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, यानी कि जनता ही मालिक है, जनता का शासन जनता के लिए ही होता है। भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब ये है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसी टाइम क्या हुआ था, हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शपथ ली थी। और वो जो थे जनता के द्वारा चुन के आए थे। जनता ने जो जिन्हें चुना था, उन प्रतिनिधियों ने उन्हें चुना था, तो इस वजह से उसको कहते हैं रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति होता है हेड। समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन ये जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है एक्चुअल पावर। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से ले सकते हैं। और ये राष्ट्रपति विधायिका की भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है, राष्ट्रपति उसे वहां पे जो है भंग नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री में प्रधानमंत्री कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली के कुछ मुख्य प्रमुख रूप क्या है। उसके बाद है संरचनात्मक शासन। ये शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, जो राजमुकुट धारण करता है। ठीक है। ये एक तरीके से जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में अभी भी क्या है, राजा के पास है, सब फैसले राजा ही करता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और ये सब आते हैं। उसके बाद आता पुलिंग तंत्र, इसे ऑस्टियोक्रेसी भी कहा जाता है। ये शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है, वही इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि ऑरिस्टोक्रेसी उसे कहते हैं, ऑरिस्टोक्रेसी, जिसमें क्या कहते हैं, राजनीतिक जो शासन व्यवस्था होती है कुछ लोग, चंद लोगों के हाथों में होती है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ऑरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ऑरिस्टोक्रेसी, तो ऑप्शन बना देगा नीचे, ध्यान रखना। नंबर 3 है तानाशाही। तानाशाही इसे अधिनायक डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। ये ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति, जैसे कि आप देखोगे जो ये अरब कंट्री है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इनमें सब में क्या है, यही है। ठीक है। छल बल का प्रयोग माध्यम से अपने पद पर आसीन रहता है, किसी को भी उत्तरदायी नहीं होता और कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। अब आते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के व्यवहार। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली एक तो ये हो गई इस टाइप की। ठीक है। और एक इस टाइप की कार्यपालिका विधायिका संबंध के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में हो सकती है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं, संप्रभुता में बता चुका हूँ ऊपर, जनसंख्या, और एक तुम्हारा पॉपुलेशन, और एक है तुम्हारा गवर्नमेंट या सत्तावाद, एक ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, जो पहले नंबर पर सोवरिन होना चाहिए, इसके बिना कोई भी राज्य नहीं बन सकता। 47 में हम क्या हुए थे, सोवरिन हुए थे। तो ये हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन अगर आएगा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो, ये मेंस का टॉपिक है सब। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब आता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें एकात्मक व्यवस्था के तहत सत्ता केंद्रित होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और आदेशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चयन नामित करने में स्वतंत्र है, यानी कि वो मंत्री अपने हिसाब से चुन सकता है। प्रेसिडेंशियल रोल में राष्ट्रपति जो होता है, जैसे अमेरिका में मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापक जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होती है, जो संसद में लोग बैठे होते हैं, उनका वो नाम मात्र के होते हैं, वो इतना रोल अदा नहीं करते। हालांकि अमेरिकी मॉडल में अनेक उच्च पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति में सीनेट की सलाह एवं सहमति आवश्यक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, जो सीनेट है, जो उनकी लोअर हाउस, अपर हाउस सॉरी, तो उसकी सहमति जरूरी है। उनकी सीनेट में 100 सीटें हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग, ये स्पष्ट करता है कि भारत की सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता ही है। भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जन सेवक का दर्जा प्राप्त है। ये सब चीजें हैं। ठीक है। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं, संसदीय कानूनों और न्यायिक निर्णयों, संधियों आदि के माध्यम से शासकीय व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में एकल संहिताबद्ध लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन आता है कि किस देश का में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो ब्रिटेन। ठीक है। ब्रिटेन में संविधान लिखित रूप में नहीं है, इसलिए ब्रिटिश संविधान को
बहुधा आंशिक रूप से लिखित और पूर्णतः असंहिताबद्ध कहा जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी निर्णय आते हैं उन्हीं को ये जो है जोड़ते रहते हैं उसमें। भारतीय संविधान में एकल शासन प्रमुख लक्षणों पर राज्यपाल का पद हो गया, और राज्यपाल का जो पद है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, एकल नागरिकता हो गई, आपातकाल प्रावधान हो गया, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि शामिल हो गया। अगर हम एकल उसकी बात करें, एकल शासन की, ठीक है, तो उसमें एक तो अगर देखें तो राज्यपाल का पद अपने विवेक से बहुत सारी चीजें करता है। एक अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, IPS IFS, ये हमारी एकल नागरिकता, ठीक है, तो ये भी एकल शासन है। आपातकाल के दौरान क्या होता है, जब इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर अपने हाथ में ले लेता है राज्यों का भी सब चीजें। तो राज्यसभा में जो हम देखते हैं, मतलब कि सही तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो वो भी एकल शासन है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यक्ति होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुन के आएगा, वैसे मतलब कि जेनेटिक रूप से नहीं होगा। भारतीय संविधान में मूलतः एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं पाए जाते हैं, परंतु भारतीय मूलतः संचालक है। हमारे यहाँ पे दोनों है, एकात्मक भी है और ये भी है, क्या कहते हैं, जो अभी चल रहा है। केसी बियर, ये बियर है, केसी बियर है, वह है, ठीक है। केसी बियर ने भारत को अर्ध संचालक राज्य कहा है, आधा। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अब ये क्वेश्चन आते हैं किसने क्या कहा संविधान को, ठीक है। और केसी बियर ने तो आधा अर्ध संचालक राज्य कहा। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। भारतीय संविधान अधिक कठोर और लचीला है, यानी कि संतुलन वाला है। हमारा जो संविधान है अधिक कठोर, अधिक लचीला, कठोर भी है और लचीला दोनों है। ये कथन केसी बियर के हैं। केसी बियर ने ये कहा कि जो संविधान है वो अर्ध संचालक, यानी कि इंसान, मतलब अगर देखें पार्शियली रिजिड है और पार्शियली क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो इसे क्या कहते हैं, एक बैलेंस बना हुआ भारतीय संविधान में। इस बात को कह रहे हैं केसी बियर। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संचालकता के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता। ये बात कही थी भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब हम आते हैं जो भी घटना चक्र में अब तक क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तियों की एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निर्वासित हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो। देखो मैंने बताया थे कि एलिमेंट कि जो एलिमेंट थे वो 4 एलिमेंट हैं किसी भी राज्य के। पहला सोवर्निटी, यहाँ पे इन्होंने देखो चेंज करके दिया, बाह्य नियंत्रण या इंटरनल नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है एक्सटर्नल कंट्रोल, तो उसके बगैर। और फिर उन्होंने कह दिया निश्चित भूभाग, टेरिटरी भी आ गई, ठीक है। उसके व्यक्ति यानी पॉपुलेशन भी आ गई, जिसकी संगठित सरकार हो यानी सत्ता भी हो। देखो इन्होंने ऐसे ना पूछ के, ये UPSC है 2021 में पूछा, इन्होंने डायरेक्ट ये ना पूछ के भाई एलिमेंट कौन कौन से, तो इसी स्टेटमेंट में दे दिए उन्होंने 4 एलिमेंट। तो आपको जो है ध्यान रखना, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है भारत की संप्रभुता, फिर आ गया सोवर्निटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना, विचार करना है। हम देखेंगे भारत का राष्ट्रमंडल, भारत एक राष्ट्रमंडल सदस्य है। हाँ ये बात सही है, भारत एक कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल वो होते हैं जो देश कभी अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, तो उनका एक क्या है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। उनका राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नहीं, राष्ट्रमंडल के कारण भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये संप्रभुता पर असर पड़ता तो हम राष्ट्रमंडल के सदस्य होते ही नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। UPPCS मेंस 2017 में पूछा था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होगी, ठीक है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों को पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्तें इसमें आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए तुम्हें ब्रिटेन के जो राजा है उसके प्रति तुम्हें निष्ठावान होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखो अब ये IAS प्री 2020 में पूछा था कोरोना के टाइम पे, संसद के सभी राजनीतिक, सभी एक तो ये स्ट्रीम वर्ड आ गया, ये गलत हो जाएगा। राजनीतिक दलों का सरकार के में प्रतिनिधित्व होता है, ऐसा नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार चल रही है वो क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। अब संसद में ओपोजिशन भी आता है और हमारा जो सत्ता पक्ष है वो भी आता है। जैसे राहुल गांधी क्वेश्चन पूछते रहते हैं
सत्ता पक्ष से हर टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी जो हमारे संसद में ये चल रही है कि भाई तुमने बच्चों पे पैलेट गन क्यों चलाई, तो राहुल गांधी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं होम मिनिस्टर से। तो ये क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल है बताने के लिए संसद को, ठीक है, कि भाई हम इस तरीके से हमने चलाया। और बाकी ऑप्शन तो गलत ही है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है और उनके द्वारा हटाई कहाँ जा सकती है? फिर तो ये क्या कहते हैं, बाद में 5 साल के बाद ही मतलब हटाई जाएगी, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, सरकार संसद के द्वारा, किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ऐसा तो नहीं है, गलत बात है ये। तो इसमें जो बी ऑप्शन करेक्ट है। संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। भारतीय संविधान ने संसदीय व्यवस्था की स्थापना की। ये इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। ये व्यवस्था में कार्यपालिका, देखो एक तो एग्जीक्यूटिव, मैंने बताया एग्जीक्यूटिव में हमारे का प्रधानमंत्री, ठीक है, कैबिनेट और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये सब आते हैं हमारे। विधायिका का ही भाग होती है, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगर देखो क्वेश्चन ये आए, अगर सरकार किसके प्रति, तो संसद के, और अगर आ जाए कि भाई जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो होती है लोकसभा की। कैबिनेट जो होती है वो लोकसभा की होती है, ना कि राज्यसभा की। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पे देखना पहले सही है या गलत है, इस तरीके से हमें सब चीजें देखनी होंगी, ठीक है। ये बीपीएससी 65 में बीपीएससी में पूछा, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। भाई विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, ऐसी तो कोई बात नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र भी नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, एवं कार्य, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हैं। विधायिका कार्यपालिका प्रति जवाबदेह है नहीं, कार्यपालिका के प्रति क्यों होगी? कार्यपालिका तो हो सकती है विधायिका को जवाब देने के लिए, लेकिन विधायिका तो बड़ी होती है ना, जो कानून बनाते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है। तो शासन प्रणाली सामान्यतः दो पत्तियां होती है, एक होती है संसदीय, एक होती है वही राष्ट्रपति वाली। तो ब्रिटेन से लिए हमने ये संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर के संसदीय सदस्य की कार्यपालिका गठन करते हैं। यही सदस्य क्या करते हैं, कार्यपालिका गठन करते हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो काम एग्जीक्यूटिव है मेनली, वो है विधायिका के प्रति, यानी जो संसद जो कानून बना रही है उसके, उसे बताएगी कि हम काम कैसा कर रहे हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अब न्यायपालिका क्या करती है, इनकी कार्य की समीक्षा कर सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए पूर्व में सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे। भारत एक अपना संविधान है, दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र देश इसलिए नहीं है कि हमारा एक संविधान है। ये जो है, अब हमें करना कैसे है, ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे में कंफ्यूज होते हैं कि ये यार दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या समझना होता, क्योंकि लगाना पड़ता। तो अब जैसा हमने पढ़ा, पहला पढ़ा हमने कथन कि भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत एक अपना संविधान है। ऐसा है क्या? नहीं, कि भाई अगर संविधान है तो इसका मतलब लोकतांत्रिक देश थोड़ी है, संविधान तो और जगह भी है, तो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है इसलिए लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये कथन है, ये निष्कर्ष, ये रीजन है, असर्शन का मतलब कि अच्छे से व्याख्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने से दर्शित होता है। लोकतांत्रिक शासन वह होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। मतलब जनता की बात जहाँ आएगी वहां पर डेमोक्रेटिक चलाया जाएगा। राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह है कल्याणकारी राज्य।
राज्य हर जगह है, मतलब अगर ऑप्शन आ जाए तुम्हारा ये कि राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ठीक है, तो वो होता है वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट की बात डीपीएसपी में की गई है। राज्य हर जगह ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, ये वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति के लिए व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों को समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं है। ठीक है, राज्य हर जगह का मतलब है कि राज्य जो है ये नहीं है कि भाई राज्य शांति बनी रहे और सिक्योरिटी को देखता रहे, ऐसा भी नहीं है। राज्य को जो है वेलफेयर के काम भी करने पड़ेंगे लोगों के प्रति, तभी राज्य हर जगह माना जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न कठोर है न लचीला। देखो, आधा कठोर आधा लचीला। मैंने बताया था भारत का संविधान कैसा है, पार्शियली रिज्ड और पार्शियली फ्लेक्सिबल। ठीक है, यानी कि जो संशोधन है 368 उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ कुछ यहाँ पे संशोधन हम जो है साधारण बहुमत से भी कर लेते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, आधा कठोर है और आधा कुछ विशेष बहुमत से भी होते हैं। ठीक है जिसमें जो सदस्य होते हैं उन्हें कम से कम 2/3 जो वोटिंग है वो जरूरी है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें आधे राज्यों की सहमति जरूरी होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है आधा कठोर है और आधा लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का क्या है प्रावधान है? संघीय शासन व्यवस्था भारत के संविधान में, क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। नहीं, ऐसा नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली इसलिए नहीं है क्योंकि कि भाई शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ऐसा तो नहीं है। संसदीय संघीय प्रणाली तो है, बट ये इसका रीजन नहीं है। दोनों ऑप्शन सही है, बट इसकी व्याख्या नहीं कर रही है कि इस वजह से, कि शक्तिशाली केंद्र की वजह से संघीय शासन प्रणाली, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान एक संघीय शासन प्रणाली प्रदान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या है, विभाजन है, यानी कि सेपरेशन ऑफ द पावर है। आर्टिकल 50 कहता है यदि ये पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रावधान यथा अपवाद, उपबंध, अपशिष्ट शक्तियां और समवर्ती सूची पर संसद की प्रधानता आदि एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। जैसे कि अभी क्या है, जैसे अगर हम देखें सेपरेशन ऑफ द पावर स्टेट और सेंटर के बीच में है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब इक्वेलिटी है, एक संघीय प्रणाली दिख रही है। बट अगर जब इमरजेंसी लग जाती है तब सेंटर के पास मोर पावर आ जाती है। ठीक है, कुछ इस रेजिडुअल पावर होती हैं, कुछ और कंकरेंट लिस्ट पर क्या होती है, जब विवाद होता है तो उसमें संसद की क्या होती है, सर्वोच्चता, सुपरमेसी होती है। तो इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, सेंटर फिर शक्तिशाली हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सेंटर शक्तिशाली तो है, बट संघीय शासन प्रणाली इसलिए नहीं है क्योंकि भी संघीय शासन प्रणाली ऐसा नहीं है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है? तो ये जो क्वेश्चन तब जब भी आए कि अनिवार्य विशेषता है भारतीय संविधान की, तो हमारे राज्य व्यवस्था जो है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी जो मेन चीज है स्वरूप संघीय से, क्योंकि उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो हमारा देश फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। संघीय विधायिका में संगठक इकाइयों को निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, गलत, ये सब गलत है, बस न्यायपालिका का है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है। अब यहाँ पे संघीय लक्षण हम देखेंगे कौन कौन से संघीय लक्षण हमारे भारत के संविधान के हैं। नंबर 1 है लिखित और हमारा कठोर संविधान। लिखित है और कठोर संविधान, कठोर मतलब आधा कठोर है आधा फ्लेक्सिबल है। संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद से भी ऊपर संविधान है। तो एक लक्षण तो ये हो गया संघीय लक्षण। केंद्र और राज्यों के बीच सेपरेशन ऑफ द पावर, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आता है इसमें, और द्विसदनीय संसद, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस। ये 5 चीजें जो है हमारे संघीय लक्षण है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सुपरमेसी और सेपरेशन ऑफ द पावर आर्टिकल 50, ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द जुडिशियरी एंड द बाइकैमरल सिस्टम, 2 सदन है हमारे यहाँ। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है। यानी ये तो जरूरी है, कंपलसरी है कि जो हमारी न्यायपालिका है ये तो भैया अनिवार्य है, स्वतंत्र होनी ही चाहिए, तभी संघीय प्रणाली है। क्योंकि न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है
ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है और भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों को निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय रूप से। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यों से आते हैं चुन करके, और वो राज्यसभा को उसकी शक्ति प्राप्त है। तदपि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने की प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय रूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना सबसे उचित है। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे तुम्हारा राज्यसभा भी आ जाए और ये भी आ जाए तो वहां पे हम चुन टिक करेंगे न्यायपालिका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? किसने कहा था कि दल विहीन प्रजातंत्र है हमारे यहाँ? तो ये महात्मा गांधी ने भी कही थी ये बात, और जयप्रकाश नारायण ने भी कही थी। एमपीपीसीएस में पूछा था। ठीक है, दल विहीन यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है, दल विहीन प्रजातंत्र। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण ने भारत को दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, ये कह रहे थे कि यार यहाँ पे हमारा ऐसा प्रजातंत्र होना चाहिए जहां पे कोई पार्टी नहीं हो, दल विहीन हो बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भारतीय संविधान में कौन सा एकात्मक तत्व, अब एकात्मक यूनिटरी जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? अब यहाँ पे हम देखेंगे यूनिटरी जो एकात्मक हमने पढ़ा था उसमें थ्योरी में भी, तो मैंने बताया था राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपनी मर्जी से। जहां सेंटर की मर्जी होगी वहां पे क्या होगा, राज्यपाल की नियुक्ति डायरेक्ट करती है, तो ये एक ही आदमी कर रहा है तो एकात्मक हो गया। आप देखो यहाँ पे समझो, कॉन्सेप्ट समझो, लिखित संविधान तो भैया लिख के तो सभी की राय से बना संविधान, तो ये तो यूनिटरी नहीं हो सकता। कठोर संविधान है, सही कठोर कब होगा, जब 2/3 बहुमत होगी, सभी की वो होगी रजामंदी, और आधे राज्यों की वो होगी, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी कठोर संविधान होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते एकात्मक। संविधान की सर्वोच्चता हो नहीं सकती क्योंकि ये मैन होता है संविधान की सर्वोच्चता। ये सभी की इसमें संविधान जो है ये क्या है, एक हमारा एकात्मक नहीं हो सकता। ये राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र को बराबर शक्ति है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे पावरफुल नहीं है, तो सेपरेशन ऑफ द पावर भी नहीं हो सकता। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये सेंटर के हाथ में होता है भाई। जैसे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी राष्ट्रपति से, उन्हीं के अनुसार वो करते हैं, स्वीकृति देनी है कि नहीं देनी है, तो वो भी यूनिटरी हो गया। और एक है संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट जब भी आता है तो क्या करते हैं ये लोग, क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। ज्वाइंट सेशन बुला के या फिर कुछ इस तरीके से आपातकाल लगा दिया, संवैधानिक जब संकट आता है कुछ चीज इस तरीके से करके अपने तरीके से सरकार को चलाते हैं, तो वो भी क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम। एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा, छठा और सातवां। सॉरी, चौथा, छठा और सातवां, ये है हमारे। ठीक है, तो अब हम यह देख लेते हैं यूनिटरी एलिमेंट फीचर क्या है। क्रम संख्या 1, 2, 3 पर उल्लिखित तत्व संघीय व्यवस्था है। ये क्या फेडरल सिस्टम वाले हैं, जिनमें मतलब कि अनिवार्य तत्व जैसे उल्लिखित 5 उल्लिखित तत्व हमेशा शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में है। तत्व संज्ञात्मक व्यवस्था के कारक हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिटरी सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट हमारे राज्य व्यवस्था पर रूप से संघात्मक है, परंतु ये संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति उपबंध अनुच्छेद 356 से 357 समवर्ती सूची और उसके प्रमाणित विषयों पर संघ की अध्यारोपी विधायी शक्ति 254 राज्यों का नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र बदलने की शक्ति भी संसद के पास है। भाग 3 और 4 में राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन की अपेक्षाकृत निर्बल भूमि 368, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य उपबंध, ये सब किसमें, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्य सरकार और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्य की कमजोर भूमिका। ठीक है, राज्यसभा की क्या कमजोर भूमिका है। और ये भी क्या है, एकात्मक तत्व है, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती संघीय संविधानों से भिन्न हो जाता है।
उसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सही है। संघीय व्यवस्था पूछ रहे हैं आप, तो संविधान शासन की मूल संरचना की संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, हाँ सही है। उसके बाद है एकात्मक झुकाव उसके सशक्त का मिश्रण है। एकात्मक झुकाव का मतलब है वो शक्तिशाली हो जाता है जब एकात्मक हो जाता है, आपातकाल के दौरान या क्या कहते हैं, राज्यपाल से कुछ काम कराना है, राष्ट्रपति से साइन कराने हैं, कुछ भी कराने इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, नहीं ये नहीं हो सकता। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाई द्वारा विभाजित कर दी गई है, नहीं यहाँ पे विधायिका वित्तीय शक्तियां नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। तो 3 और 4 यहाँ पे सही है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है, और 3 और 4 यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्योंकि राज्य विधायिकाएं जो है वो रक्षा और विदेशी मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग हैं। रक्षा और विदेश मामले जो है राज्य विधायिकाएं नहीं दे सकती। और साथ ही न्यायिक शक्तियों को क्रम है, संघ और राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। न्यायिक सिस्टम में अगर देखें तब भी सेंटर मजबूत होता है। उसके बाद अब महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, हाँ ये बात सही है। आरएएस में पूछा था ये क्वेश्चन। और क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, हाँ आत्मसम्मान, यानी कि अगर लोकतंत्र का आत्मसम्मान आपको करना है तो जो है सबसे बड़े इसके वो कौन है दावेदार, वो है महिलाएं, दलित और अल्पसंख्यक और निर्धन गरीब लोग। आरएएस में पूछा था ये। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, ठीक है, ये तो है हमारी विशेषता, अभी पढ़ा था ऊपर। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 50-50 मैंने बताया था, आर्टिकल 50 में बताया था। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया था, हाँ ये भी ठीक है, ये भी संघ की व्यवस्था है। ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति नहीं है, वो जो हमारे संघ में शामिल हो गया भारत के, वो राज्य कभी बाहर नहीं हो सकता। क्योंकि अमेरिका में तो हो सकता है ऐसा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसके बाद है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्या ऐसा है क्या। ये बात सही है, कहा जाता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। क्योंकि अभी कह रहे हैं कि भारत में जो संघीय जो फेडरल सिस्टम है उसे क्वासी फेडरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में एक हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। वो क्यों है गलत। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध संघीय कहा गया है, इसे संघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में संघीय संघात्मक, किंतु भावना में, अगर हम भावना से देखें, भावना में एकात्मक है। ये सामान्य स्थिति में संघीय है, यानी अभी जो है कोई अगर यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं किया किसी देश ने, तो अगर नॉर्मली चीजें चल रही हैं तो भाई हमारा सिस्टम क्या है, हमारा संविधान क्या, फेडरल सिस्टम है। बट अगर मान लो कोई देश एकदम आक्रमण कर दे तो हमारी भावनाएं जुड़ जाएंगी, फिर हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी। तो इमरजेंसी में क्या होता है, सेंटर के पास पावर चली जाती है, तो पूर्णतः क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी, यानी कि एक जगह पावर चली जाती है, रिस्टोर हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है, इसे अर्ध संघात्मक, आधा फिर वो आधा हो जाता है, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय और एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, ठीक है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जो आर्टिकल है हमारे, आर्टिकल 13 के है, 32 है, सुप्रीम कोर्ट जिसमें करता है, आर्टिकल 131 में भी है, ठीक है, आर्टिकल 136 भी है, आर्टिकल 141 है, आर्टिकल 143 है, और 226 है हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, 227 है, 245 है, 246 है और 372। इन सब आर्टिकल के तहत जो है क्या है, उपबंध है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो ये आपको आर्टिकल याद रखने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सब। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, फिर वही क्वेश्चन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, ये दोनों ही सही है, ठीक है।
भारतीय संविधान क्वासी फेडरल इसलिए है क्योंकि भारत ना संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, मतलब दोनों ही नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आधा इसलिए है क्योंकि ना तो वो पूर्णता वो है फेडरल है और ना ही पूर्णता यूनिटरी है। वो क्यों नहीं है मैंने बता दिया, जब भी जैसे भावना जुड़ जाती है तो एकात्मक हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में वो क्या रहता है, वो रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? मैंने बताया था ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूछा, फिर बीपीएससी भी पूछ सकता है, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। संघवाद, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए क्वासी फेडरल शब्द का यूज किया था? आधा संघात्मक, केसी वेयर ने किया था। वेयर चेयर पे ठीक है, व्हील चेयर पे बैठ के आए थे ये। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, केसी वेयर ने क्वासी फेडरल कह दिया था। 2025 में पूछा, आर ओ री एग्जाम जो हुआ था। संवैधानिक विद्वान प्रोफेसर केसी वेयर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल स्टेट, यूनिटी स्टेट विद सब्सिट्यूटरी फेडरल फीचर कहा। इसी कारण उन्हें अर्धसंज्ञात्मकता और की संकल्पना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वासी फेडरल ऐसा संविधान है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व विद्वान हो। ठीक है, मतलब कि वो आधा संघीय हो और आधा वो हो, दोनों तत्व हों। और केंद्र के पास इसमें क्या होती है, अधिक शक्तियां प्राप्त हो, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद यहाँ पे अब मिलान करना हमें। अच्छा, ये और मतलब कि ये मिलान नहीं है, ये दे दिए हैं। सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये याद रखने हैं आपको, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया था। कुछ यहाँ पे कुछ विद्वान थे। सौदेबाजी संघवाद, भारतीय संविधान को सौदेबाजी बार्गेनिक फेडरलिज्म किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने कहा था। मॉरिस, ठीक है, किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने कहा था सौदेबाजी। उसके बाद है क्वासी फेडरलिज्म, केसी बियर ने कहा था, ये तो पता ही है। सहकारी मतलब कि ये तो हम ऑस्टिन ने कहा था, पता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा था? आइवर जोनिंग्स ने कहा था। तो ये आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता है या मैचिंग में भी इन चारों ऑप्शन को दे सकता है। उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित तत्व में किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर है, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? केसी बियर ने कहा था। यानी इसका मतलब यही हो गया, देखो यहाँ पे किस तरीके से दिया घुमा के। इसके मतलब ये हो गया क्वासी फेडरल, केसी बियर ने तो कहा था आधा कठोर, अधिक कठोर और अधिक लचीला, यानी कि आधा कठोर आधा लचीला, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसे। निम्नलिखित में किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता का के तंग ढांचे में नहीं डाला जा सकता? ये तंग ढांचे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम तंग ढांचे में नहीं डाल सकते अपने संविधान को, हमें प्रौढ़ बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल ठीक। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा है क्या? भारतीय में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में कार्यपालिका, हाँ मैंने हमने ऊपर बताया था एक स्टेटमेंट में कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगी, जो व्यवस्थापिका है, जो हमारी व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। यानी कि जो हमारी विधायिका है, विधायिका मतलब जो हमारी लेजिस्लेचर है, उसके प्रति उत्तरदायी है, जो कानून बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका मतलब जो सरकार है, जो काम करती है, सरकार में कैबिनेट के जो लोग हैं वो पूरी जो है जवाबदेह है संसद को, जो कानून बनाती है उसी को व्यवस्थापिका कहते हैं। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पे है। दोनों ही सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2025 में पूछा। अनुच्छेद 75 संघ के लिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 164 टू राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर मंत्रिपरिषद की जहाँ बात आएगी तो वो लोकसभा के और राज्यों में विधानसभा के प्रति। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के रूप के सिद्धांतों को
किसने ये कहा था कि भाई हम जो है मिथकों पे या कहावतों के अनुसार प्रशासन को की जो थ्योरी है उसे नहीं मान सकते? तो ये कहा था हार्वर्ड साइमन ने। ठीक है, किसने कहा था? हार्वर्ड साइमन ने कहा था। ठीक है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध किसमें कौन सा प्रतिबिंबित करता है? कौन सा सबसे उपयुक्त है इसमें? ठीक है, तो यदि कोई विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। आईएएस प्री 2018 में पूछा था, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता तो वहां पे क्या होता है? कोई फ्रीडम भी नहीं होती है। कानून अगर नहीं है तो तुम फ्री, ये मत समझो कि हम स्वाधीन हैं, हम फ्री हैं। ठीक है, हम अगर वहां पे कानून है तो तुम फ्रीडम है तुम्हारे पास, और कानून नहीं है तो फ्रीडम नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में के रूप में माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन। ठीक है, शक्तियों का परिसीमन यानी वही विधि का शासन तभी माना जाएगा जब शक्तियां जो हो, ये कहते हैं बंटवारा सही से हो। विधि के समक्ष समता हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सरकार के प्रति जन उत्तरदायी। जन उत्तरदायी क्यों होगा सरकार के प्रति? भाई सरकार होती है जन के प्रति उत्तरदायी। स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, जहाँ पे स्वतंत्रता भी हो और नागरिकों के अधिकार भी हो, उसी को कहते हैं कानून का शासन। अगर ये चीज नहीं है, लोगों को शक्तियों का परिसीमन भी नहीं है, मतलब कि जुडिशियरी जो होती है उनके प्रति सब आपस में शक्तियों का बंटवारा ठीक नहीं है, तो वहां पे भी कानून नहीं है। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब बराबर नहीं है, तो वहाँ भी कानून नहीं कह सकते। और अगर लोग स्वतंत्र नहीं है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वह भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो थे फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ये विकास प्रशासन की बात करते थे। विकास प्रशासन की बात कौन करते थे? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। उसके बाद है, निम्न में कौन सा चिंतक लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक था? ये था हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, ये हार्ड क्वेश्चन है, थोड़े से देख लेना एक बार, कभी दे दे, झारखंड बीसीएस में पूछे थे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, एक तो होता है सरकार का प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक प्रशासन जो होता है, एक होता है निजी, खुद लोग जो प्रशासन चलाते हैं अपना। तो वो हेनरी फ्योल ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, लोगों का भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं के निर्धारण करने वाले न्यायिक निश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायी विधि के शासन का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन के सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ये आईएएस प्री 2023 में पूछा था। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध, यानी जहाँ पे सरकार की शक्तियों के बारे में बताता है संविधान। ठीक है, संविधान जहाँ सरकार की शक्ति के बारे में बताया जाएगा, भाई तुम्हारे ये काम है, ये आपको करने हैं, और कुछ उसने क्या है सरकार पर लिमिटेशन भी लगाई है। जहाँ पे बड़ लिमिटेशन आए वही आंसर सही होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। संवैधानिक संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार वो होती है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नहीं, प्रतिबंध क्यों लगाएगी प्रभावकारी? जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता का हाँ, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा सकता है राज्य की कौन? जनता। व्यक्ति लगा सकता है लेकिन सत्ता नहीं लगा सकती, ये गलत है। संवैधानिक सरकार वही होती है जो लोगों पर प्रतिबंध नहीं थोपे, लेकिन लोग थोप सकते हैं, लोग जो है लिमिट लगा सकते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना, ये नहीं करना, इसलिए हमने आपको चुना है। तो ऑप्शन दो सही हो जाएगा। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संविधान सरकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निर्गुण सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के लक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधि भी विद्यमान रहती है। ठीक है, उसके बाद है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में कौन सी विशेषताएं समान है? यानी कि भारत में और अमेरिका में कौन कौन सी चीजें समान है वो देखेंगे। आपसी शक्तियां केंद्र के पास है, नहीं। अमेरिका में आपसी शक्तियों वाली बात है ही नहीं, तो ये तो समान हो नहीं सकती। इंडिया में है ये। आपसी शक्तियां राज्यों के पास है, नहीं, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। हाँ, पॉकेट वीटो हमारे इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है।
उच्च सदन कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पे मनोनीत सदस्य नहीं होते। हमारे इंडिया में तो है 12 सदस्य, बट वहाँ पे सीनेट है, सीनेट में तो चुन के आते हैं वो। अब देखो केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं। किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही सकारात्मक नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति वीटो पावर के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति दोनों ही वीटो शक्ति का पावर रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति इस शक्ति की सापेक्ष छोटी है। देखो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी वीटो पावर कम है हमारे राष्ट्रपति की अपेक्षा, क्योंकि उसमें अमेरिकी कांग्रेस के सत्र में रहने पर विधेयक पर कोई कार्यवाही अगर नहीं कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति 10 दिन के बाद रविवार को छोड़कर 10 दिन के बाद रविवार को छोड़कर विधेयक को पास करना होता है, अन्यथा वो स्वतः कानून बन जाता है। अगर वहाँ पे 10 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने सहमति नहीं दी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो ऑटोमेटिक कानून बन जाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने पर विधेयक पॉकेट वीटो के रूप में निरस्त हो जाता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी समय अवधि का उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई समय अवधि नहीं है, कितने साल तक कितने महीनों तक रख सकते हैं अपनी जेब में वो संविधान को, वो जो कानून बनने के लिए जो विधेयक जो भेजा जाता है। पॉकेट वीटो की विशेष शक्ति ही समान है। भारत में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, जो रेजिडुअल पावर है, वो राज्यों के पास है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या यहाँ पर है। अमेरिका उच्च सदन में सभी स्थायी सेनेटर प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, डायरेक्टली उनका चुनाव होता है, ठीक है। जबकि भारतीय उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये हमारे अलग है शक्तियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को प्रयोग करते हुए विविधता में एकता कहा गया हमारे संविधान इसे संघवाद को, ठीक है, फेडरलिज्म को। क्यों कहा गया है ऐसा? अंतरराज्यीय और परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद है हमारे यहाँ, बिल्कुल ठीक। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है, सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं भी है, उपरोक्त डी सही हो जाएगा। ये उत्तराखंड में पूछा था। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता इससे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, हर स्टेट की वित्त आयोग है, क्षेत्रीय परिषद है, एकल न्यायिक व्यवस्था है, यहाँ पे अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, ठीक है। इन सभी की वजह से हम जो है ये कहते हैं। तो भारतीय संविधान जो है 263 अंतर्राज्यीय परिषदों को उल्लेख करता है। राज्यों आपस में संघ में विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। और 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, पूछा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और तो भैया ये तो हमारा हो गए प्रशासनिक सिस्टम, हमारे संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या था हमारे भारत के अंदर, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, ठीक है। हमारे क्या क्या है, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि भारतीय झंडे के रंगों और उसके मध्य चक्र का महत्व वर्णन डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। यानी कि जो झंडा था हमारा, फ्लैग है हमारा, उसके बारे में, उसके कलर के बारे में, उसका जो चक्र है जिसमें तीलियां हैं, उसके बारे में जो डिस्कशन किया था, सबसे पहले जो उसका इंपोर्टेंस बताया था वो डॉक्टर राधाकृष्ण, हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो थे उन्होंने बताया था। एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे भारतीय झंडे में जो भगवा कलर है या केसरिया कलर है वो किस चीज को डिनोट करता है, तो वो त्याग या निस्वार्थ भावना को, विदाउट लालच के त्याग को, भावना को वो करता है डिनोट। हमारे झंडे के मध्य में जो सफेद कलर है, जो व्हाइट कलर है, वो सच्चाई के पथ पर चलने, यानी कि जो सफेद कलर होता है वो सच्चाई के मार्ग दिखाता है, सच्चाई पे जो चलता है वो सफेद कलर कहलाया जाता है, और अच्छे आचरण वाला, ठीक है, यानी कि गुड बिहेवियर वाला। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों को, यानी कि जो हरा कलर है हमारा, वो हमारी जो मिट्टी है उसमें पेड़ पौधे वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। यानी कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनका वनस्पति और मिट्टी, अपनी मिट्टी के साथ क्या रिलेशन है, वो करता है हरा रंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के नियम कानून का चक्र है। इसमें जो अशोक चक्र बना हुआ है वो धर्म के नियम बताता है, कानून का, धर्म का नियम मतलब कि कानून का जो चक्र है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ये क्या जो चक्र है, ये प्रगति करेगा हमारा देश एवरी टाइम। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक, यानी वो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा देश क्या करेगा, परिवर्तन करता रहेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की कड़ी में विभाजित आयताकार है। ठीक है, 3 आयताकार है हमारा, 3 रंगों में हमने ऊपर बता दिए। और इसकी जो लंबाई है 3/2, 3/2 के अनुपात में है। अभी 3/2 कुछ भी हो सकता है, छोटा बना रहे हो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, दो अभी बड़ा तुम बना रहे हो तो 3 मीटर और दो इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखना है। सबसे ऊपर पड़ी में गहरा केसरिया, सबसे ऊपर क्या केसरिया है, साहस का प्रतीक, यानी निस्वार्थ साहस और त्याग की भावना, साहस होता है गहरा केसरिया रंग। और श्वेत शांति और सच्चाई, यानी जो सच्चाई और गुड बिहेवियर वाला शांति। हरा वही उभरता और समृद्धि, यानी कि हमारा क्या रिलेशन है हमारे उससे, तो ये आ सकता है इस तरीके से। उसके बाद है बीच की कड़ी में नीला चक्र है, और इस नीले चक्र में 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक की स्तंभ से लिया गया था। उसके बाद है न्याय धर्म के कानून का प्रतीक है, जो चक्र है बीच में वो क्या है, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, पिल्ली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया, मतलब अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, मतलब कि आजाद होने से पहले ही हमने ये अपना लिया था 22 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज ये बता चुका हूँ मैं, सबसे ऊपर केसरिया है, ये श्वेत शांति और इसे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नीला चक्र ये दोबारा मैंने इसमें वो कर दिया, कोई बात नहीं। भारत का राज्य सारनाथ अशोक स्तंभ से प्रभावित है। भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को ये अपना लिया था। इसके नीचे देवनागरी सत्यमेव जैसे लिखा है, और ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले। इसके पूर्ण संस्करण के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक है, और उसके लघु संस्करण की अगर गायन की अवधि 20 सेकेंड है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कब कब आए हैं। एमपीपीसी 1999 में पूछा था इन्होंने कि भारत शासन अधिनियम राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को हमने अंगीकृत किया था। देखो अभी ऊपर लिखा था 26 जनवरी 1950 ही है। चिन्ह की बात अगर आ जाए तो भारतीय राज चिन्ह की है ना, राज चिन्ह सारनाथ वाला। उसके बाद है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई को। कब अपनाया था, आजाद होने से पहले ही अपना लिया था। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शपथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो शपथ है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, वो हमने कब अपनाया था, 22 मार्च 1957 को। 1957 की जब क्रांति हुई, सॉरी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके 100 साल बाद अपनाया गया। चैत माह, जो मार्च का महीना होता है उसी को चैत माह कहते हैं। अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसका शुरू का जो वो होता है शक संवत का, वो चैत माह बोलते हैं। शुरुआत यानी जनवरी जैसा होती है हमारे इसमें अंग्रेजी वाले में, और अंतिम होता है फाल्गुन। ठीक, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष 21 मार्च को होता है। अच्छा, चैत माह की शुरुआत 22 मार्च से स्टार्ट होती है, और जबकि जो लीप वर्ष होता है 21 मार्च को होती है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है हमारा जो भारतीय मोर है। और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय पक्षी है हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, जो भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, वर्ष 2008 में। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगोटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब, 2009 में, एक साल बाद। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये तो सबको पता ही है। और कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष, ये सबको पता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना नहीं दी गई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े लास्ट ये बस। यूपीपीआईएस 2023 में आया था ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एक मानक माप 600 मिलीमीटर और 400 मिलीमीटर है। क्या ये बात सही है? नहीं, इतनी छोटी तो नहीं होगी, 600 मिलीमीटर और 600,
यानी 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का झंडा तो कहीं होगा ही ना इतना छोटा। ध्वज की लंबाई का ऊंचाई ये तो हमने पढ़ा 3:2 पर पढ़ा है, तो इसका डी आंसर गलत सही हो जाएगा। देखो ये है मानक अनुपात, ये ध्यान रख लेना। एक तरीके से 6346 है, 6342 है, ठीक है। फिर 3600 है, 2700 है, 1800 है, 1350 900 है, 900 से 600, 450 से 300, 225 से 150, 150 से 100। ये है ये, लेकिन वो वाले माप नहीं है, टोटल 9 मापे हैं, ठीक है। ये 9 मापे ध्यान रखनी है, पूछ सकता है कभी भी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है चक्र, अभी बताया था हमने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की 24 तीलियों की संख्या, बिल्कुल ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु हमने बता दिया क्या है, हमारा बाघ है। 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट हुई थी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया? मोर है, ठीक। तो ये हमने कर लिया, सही है बच्चों। तो इसमें आपने देखा कि मैंने इसमें पूरी प्रशासनिक सिस्टम, संसदीय सिस्टम जो भी था, और जो नेशनल प्रतीक थे उनका जो कलर है उनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इसे सभी को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।